नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे वोकेशनल कोर्स के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको अगर वोकेशनल कोर्स में या माइनर कोर्स में जो है डीडीयू के माइनर कोर्स में या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के वोकेशनल कोर्स हो गया या किसी भी यूनिवर्सिटी का वोकेशनल कोर्स, वैसे कानपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है 2025 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। वोकेशनल कोर्स में आपको पढ़ना है एआई फॉर सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, एआई फॉर सोशल साइंसेस, इन सभी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं क्वेश्चन पेपर पूरा आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट कोड की बात की तो VOC 161 कोड है आपका, ठीक है। पूरा मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वोकेशनल कोर्स में एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल फेशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल साइंसेज, यानी सामाजिक विज्ञानों में एआई का क्या उपयोग है, इसको लेकर के प्रश्न आएगा और अधिकतर विश्वविद्यालय ही चीजें करेंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही माइनर कोर्स, वोकेशनल कोर्स सब कुछ आपको मिलता है हमारे को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। देखें, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सी एआई क्षमता तेजी से कई डिजाइन वेरिएंट्स बनाने में मदद करती है, बताएं। कौन सी एआई क्षमता, एआई मतलब होता है इंटेलिजेंट, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो कौन सी ऐसी एआई क्षमता है जो तेजी से कई डिजाइन वेरिएंट्स बनाने में मदद करती है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जनरेटिव एडवाइजरल नेटवर्क्स, यानी इसको आप GAN कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। GAN का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। GANS जो है एक प्रकार की मशीन लर्निंग तकनीक होती है जिसमें दो न्यूरल नेटवर्क एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। और यह तकनीक बहुत ही कम समय में एक ही विषय के हजारों अलग अलग डिजाइन या अलग अलग फोटो, अलग अलग चित्र जो होती है वो तैयार कर सकती है। उसी को बोलते हैं जनरेटिव एडवाइजरल नेटवर्क्स, ठीक है। पहले दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है महोदय, पुरानी तस्वीरों के लिए एआई कलराइजेशन टूल्स खास क्यों है? दूसरा नंबर फटाफट से आप बताएंगे। पुरानी तस्वीरों के लिए एआई कलराइजेशन टूल्स खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि वे स्वचालित रूप से यथार्थवादी रंग जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ये एआई कलराइजेशन जो टूल्स होते हैं खास इसलिए हैं क्योंकि ये टूल्स पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर के जो पिक्सल होते हैं उनको पहचानते हैं और एआई के डेटाबेस का उपयोग करके उनमें बिल्कुल असली दिखने वाले रंग को भर देते हैं। जैसे आसमान का रंग नीला है तो नीला रंग आसमान की जगह पर आ जाएगा। चेहरे का रंग जैसे थोड़ा सा गेहुआ है तो गेहुआ कलर आ जाएगा, या खुद ब खुद एक प्रकार से रंग भर देंगे जहां पर जरूरत होगी। जैसे आप कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पहले आपके पास पुरानी पड़ी है, आप गूगल जेमिनाई या फिर आप चैट जीपीटी के पास उसको भेजेंगे और बताइए कि आप इसको बढ़िया सा इन्हेंस कर दीजिए, फोटो को एचडी क्वालिटी में विथ बैकग्राउंड रंग के साथ बढ़िया तरीके से कर दीजिए, या हमको कोट पैंट पहना दीजिए, सुपारी सूट पहना दीजिए, या हमको आप फोटो में कहेंगे वहीं पर गूगल जेमिनाई से कि हमको आप शेरवानी पहना दीजिए दुल्हा की जैसा, तो शेरवानी पहना करके आपका चेहरा लगा देगा। ऐसा तक सुविधा आ चुकी है। तो एआई जो होता है ये स्वचालित रूप से यथार्थवादी रंग जो जरूरत होती है उसको जोड़ देता है आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए पुरानी तस्वीरों के लिए जो एआई कलराइजेशन टूल्स होता है बड़ा खास होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, एआई ड्राइंग टूल्स अपनी कला सुधारने के लिए आमतौर पर कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? तीसरा नंबर, एआई ड्राइंग टूल्स जो होते हैं अपनी कला सुधारने के लिए आमतौर पर कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं बेटा? तो ये एक प्रकार से कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? ये न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर, ठीक है। इस तकनीक के जरिए होता क्या है कि एक साधारण सी फोटो को किसी महान चित्रकार जैसे वैन गॉग की पेंटिंग के स्टाइल में बदला जा सकता है। जैसे आपकी कोई फोटो है उसको एक चित्रकार के रूप में आप बदल सकते हैं। जो ड्राइंग टूल्स आ चुका है उसकी अपनी कला को सुधारने के लिए, जैसे आपने कोई कला बनाई थोड़े से गड़बड़ बन गई है तो आप चाहते हैं कि कोई किसी बड़े कलाकार के हाथों जैसा बन जाए, तो उस टाइप का भी एआई आपको बना करके दे देता है, ठीक है। तो यह इमेज के कंटेंट और स्टाइल को अलग करके एकदम से मिला देता है जैसा आप चाहते हैं वैसा, ठीक है। क्लियर, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, एआई चलित ड्राइंग असिस्टेंट जैसे ऑटो ड्रॉ का मुख्य कार्य क्या होता है? चौथा नंबर प्रश्न, एआई चलित ड्राइंग असिस्टेंट असिस्टेंट जैसे ऑटो गुरु का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑटो गुरु का मुख्य कार्य होता है
मोटे स्केच के जो एक प्रकार से पॉलीसाइड ड्राइंग सुझाव होता है उसको देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि यदि आप अपने कंप्यूटर पर माउस में एक टेढ़ा मेढ़ा गोला बनाते हैं माउस से, तो ऑटो ड्रा पहचान लेता है कि आप शायद साइकिल या सूरज बनाना चाहते हैं। जैसे अगर आपने एक जैसे ऐसे आपने इस तरीके से बना दिया, इसे थोड़ा सा इसे टेढ़ा मेढ़ा बन गया, तो उसको लगेगा कि इस टेढ़े मेढ़े आकार जैसा और कोई आकार दूसरा है, तो इसे ऐसे हमने बना दिया ये वाला चिड़िया, तो ये चिड़िया बना करके आपको भेज देगा कि चिड़िया आप बनाना चाह रहे थे। हमने ऐसे करके ऐसे बना दिया तो उस लोग पृथ्वी बना रहे हैं या सूरज बना रहे हैं, तो उस तरीके से बना करके आपको दे देगा। तो ऑटो ड्रा वही होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये मोटे स्केच से जो जो है पोलाइज्ड ड्राइंग सुझाव होता है उसको देता है कि भाई क्या आप ये बनाना चाह रहे थे। जैसे आपने अगर साइकिल के आकार का 2 चक्का ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे करके आपने बना दिया, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा दिया, तो वो साइकिल का तुरंत जो है चक्का वक्का बढ़िया से बना करके वो इस तरीके से पूरा हैंडल वैंडल लगा करके आपको दे देगा कि साइकिल बन चुकी है। उस पर एक व्यक्ति बैठा कैरियर वैरियर लगा करके बढ़िया से आपको साइकिल बना करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका साइकिल बन करके तैयार हो जाएगी। तो जैसे इतना आप थोड़ा सा करेंगे, तुरंत आपके समक्ष साइकिल बन करके आएगी, कुत्ता बन करके आएगा, मतलब जो भी उस आकृति के टाइप का होगा वो बन करके तुरंत आगे जाएगा, ठीक है। जैसे आपने ह्यूमन को बनाया, ऐसे ऐसे 2 टांग बना दिया आपने, ठीक है, या ऐसे आपने बना दिया, तो उसको लगेगा कि कुछ आप बना रहे हैं, ठीक है। तो वो तुरंत जो है मनुष्य ऐसे इतना ही आप करेंगे, तुरंत वो मनुष्य बना देगा आपका, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो ये होता है ऑटो ड्रा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, टेक्स्ट विवरणों में इमेज जनरेट करने वाला एआई टूल कौन सा है? 5वां नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, टेक्स्ट विवरणों में, टेक्स्ट मतलब जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट विवरणों से इमेज जनरेट करने वाला एआई टूल होता है आपका डेल ई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चैट जीपीटी बहुत बढ़िया एप्लीकेशन होता है। चैट जीपीटी मुख्य रूप से टेक्स्ट के लिए जरूरी होता है, इसमें आपको बढ़िया तरीके से आता है। लेकिन अब गूगल जेमिनाई आ चुका है, वो क्या करता है कि आप फोटो कहेंगे कुछ भी बनाने के लिए वो बना देगा आपका, ठीक है। तो बड़ा नंबर 1 पर आ चुका है गूगल जेमिनाई, नंबर 1 पर काम करता है, ठीक है। तो डाल ई जिसको बोलते हैं ओपन एआई द्वारा विकसित है ये, जो आप लिख करके बताते हैं। जैसे आपने उदाहरण के रूप में आपने अंतरिक्ष में उड़ता हुआ कुत्ता आपने लिख करके भेजा, तो उस टेक्स्ट के आधार पर एक नई इमेज बना देगा वो कि अंतरिक्ष में एक उड़ता हुआ कुत्ता कैसे दिखेगा, तो आपका फोटो भी बना करके भेज देगा। जैसे आप कोई चीज ज्वालामुखी पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो ज्वालामुखी का नोट्स आप बोलेंगे उसे तैयार कीजिए, तो ज्वालामुखी के बारे में वो फोटो भी आपको क्लिक करके दे देगा। ये सिस्टम है डेल एआई का, ठीक है। तो इस तरीके से चैट जीपीटी जो होता है ऐसा करने में सक्षम उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन चैट जीपीटी भी वो भी एक प्रकार से बढ़िया एप्लीकेशन होता है। मेरे हिसाब से अगर आपको फैक्चुअल जानकारी प्राप्त करनी है तो आप गूगल जेमिनाई जो है एक बढ़िया एप्लीकेशन है। मैं वैसे प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी का, ठीक है, लेकिन बढ़िया एप्लीकेशन गूगल जेमिनाई, वहाँ पर आप जाएँगे तो वहाँ पर आप फ़ोटो खींच करके डालेंगे तो तुरंत बढ़िया तरीके से उसको फ़ोटो एडिट करके दे देगा। नोट्स आपको बनवाना है या फिर आपसे बोलेंगे कि हमको जियोग्राफ़ी का नोट्स चाहिए, तो जियोग्राफ़ी का कुछ नोट्स वो लिख करके दे देगा, ठीक है। हालाँकि उतना सटीक आप अगर सही तरीके से बता पाएँगे तो ही दे पाएगा, वैसे नहीं देता है। तो वो चीज़ें वैसे कोई आप जो ज्वालामुखी के बारे में हमको पढ़ना, आप लिख करके बोलेंगे ज्वालामुखी के टॉपिक के बारे में विश्लेषण दीजिए बढ़िया तरह सरल शब्दों में, तो ज्वालामुखी के बारे में वो सरल शब्दों में आपको समझा देगा। ये सिस्टम आ चुका है, ठीक है। पढ़ना लिखना बड़ा आसान हो चुका है। डेटा विजुअलाइजेशन में सामान्य चार्ट कौन सा है? तो डेटा विजुअलाइजेशन में सामान्य चार्ट है आपका पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। पाई चार्ट के माध्यम से एक गोल आकृति होती है पाई चार्ट, जिसमें स्लाइस होता है, जैसे कि ये आपका ये स्लाइस पिज्जा देखे हैं, सेम वैसे पाई चार्ट हो। जैसे पाई चार्ट में क्या होता है, जैसे 20% ये, 30% ये, 40 ये, ठीक है, ऐसे 20 ये, तो इस तरीके से आपका चीज़ें हो जाती है, ठीक है। और उसमें आपका तो पाई चार्ट में इसका जैसे गणित में पढ़े होने बच्चे इतने हैं, विज्ञान वाले इतने हैं, जो है मैथ वाले इतने हैं, और इस तरीके से और चीज़ें होते हैं। हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले इतने हैं, तो इस तरीके से पाई चार्ट के माध्यम से आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, स्कैटर प्लॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है? 7वां नंबर बताएं, स्कैटर प्लॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है? दो संख्यात्मक वेरिएबल्स के बीच संबंध दिखाने के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट का उपयोग करते हैं। 7वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जब हमें यह देखना हो कि एक चीज बदले पर दूसरी चीज कैसे बदल जा रही है एक चीज के बदलने से, जैसे तापमान बढ़ने पर आइसक्रीम की बिक्री जो है कितनी बढ़ेगी, तब हम बिंदुओं को डॉट्स वाला स्केटर पॉइंट इस्तेमाल कर देते कि भाई कितना बढ़ने से कितना क्या बढ़ेगा, ठीक है, किस मौसम में क्या चीजें बिक्री ज्यादा होगी, ये सब चीजें। 8वां क्वेश्चन से, विभिन्न श्रेणियों की तुलना के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है? 8वां नंबर बताएं, विभिन्न श्रेणियों की तुलना
के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट इनमें से होता है आपका बार चार्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बार चार्ट जो होता है अलग अलग समूहों, अलग अलग शहरों की जनसंख्या की तुलना करने के लिए खड़ी या लेटी हुई पट्टियों वाला एक चार्ट होता है, सबसे स्पष्ट होता है। ठीक है, अगला 9वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। प्रश्न है डेटा ट्रेंड्स को समय के साथ दिखाने के लिए सबसे उपयोगी विजुअलाइजेशन कौन सा इनमें से होगा। तो डेटा ट्रेंड्स की अगर बात की जाए बेटा, डेटा ट्रेंड्स को समय के साथ दिखाने के लिए सबसे उपयोगी विजुअलाइजेशन जो होगा वो लाइन ग्राफ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। लाइन ग्राफ इज राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है गूगल सीट्स की फाइलें डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ स्टोर होती हैं। 10वां नंबर, गूगल शीट्स की फाइलें डिफ़ॉल्ट रूप से गूगल ड्राइव में स्टोर होती हैं कहाँ पर, गूगल ड्राइव में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गूगल शीट्स जो होता है एक क्लाउड आधारित टूल होता है, इसलिए यह आपकी फाइल को कंप्यूटर के बजाय आपके गूगल ड्राइव अकाउंट में सुरक्षित रखता है, ताकि आप कहीं से भी इसे खोल सकें और पढ़ सकें। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भौगोलिक डेटा के लिए सबसे उपयुक्त विजुअलाइजेशन कौन सा है। 11 नंबर, भौगोलिक डेटा के लिए सबसे उपयुक्त विजुअलाइजेशन जो होगा इनमें से होगा मानचित्र। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, मैप। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न है आपका 12 नंबर क्वेश्चन आप क्या कह रहा है। प्रश्न है आपका टेबल्यू टेबल व्यू में डैशबोर्ड क्या होता है, बताएं। तो कई व्यू और चार्ट का एक साथ डिस्प्ले होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड एक सिंगल स्क्रीन होती है जहां अलग अलग चार्ट और ग्राफ एक साथ लगे होते हैं, ताकि पूरा डेटा एक ही नज़र में आप समझ में आपको आ जाए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। स्प्रेडशीट में डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा टूल सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो स्प्रेडशीट में डेटा विजुअलाइजेशन के लिए उपयोग करते गूगल शीट्स का प्रयोग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर गूगल शीट्स के माध्यम से। और एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट टूल्स हैं जहां हम डेटा लिख सकते हैं और उसी डेटा से चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। तीव्र गति से हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपका एआई टूल्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को और बहुत ही बारीकी के साथ समझ रहे हैं। ये वोकेशनल कोर्स में पूछा जाता है, माइनर कोर्स में भी आता है। 14 नंबर प्रश्न है डेटा विजुअलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 14 नंबर, डेटा विजुअलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा की विजुअल रूप से में प्राप्त करके आसानी से समझना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन मतलब होता है डेटा को विजुअल रूप से प्रस्तुत करके आसानी से समझना को डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका ह्यूमैनिटीज में टॉपिक मेडलिंग कैसे उपयोगी हो सकती है। 15 नंबर, बताएं ह्यूमैनिटीज में टॉपिक मेडलिंग कैसे उपयोगी हो सकता है। तो ऐतिहासिक ग्रंथों के बड़े संग्रह में प्रमुख विषयों की पहचान के लिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हजारों पुराने पत्र या किताबें हैं तो एआई यह बता सकता है कि उन सबका मुख्य विषय क्या है, जैसे युद्ध के बारे में है, राजनीति के बारे में, या व्यापार के बारे में, किसके बारे में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है टॉपिक मॉडलिंग के लिए सामान्य तकनीक कौन सी है। टॉपिक मॉडलिंग के लिए एलडीए, लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन, ये होता है एलडीए। ठीक है, एक सांख्यिकीय तरीका है जो यह पता लगाता है कि किसी डॉक्यूमेंट में कौन से शब्द बार बार आ रहे हैं और उनके आधार पर विषय यानी टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, ये तय करता है एलडीए। एलडीए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लेसेंट डिरिचलेट एलोकेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला 17 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है कानून के संदर्भ में सेंटीमेंट्स एनालिसिस कैसे मदद कर सकता है। 17 नंबर, बताएं कानून के संदर्भ में सेंटीमेंट्स एनालिसिस मदद करता है किसी कानून के बारे में सार्वजनिक टिप्पणियों के स्तर को समझने में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, सेंटीमेंट एनालिसिस जो होता है सरकार यह जानने के लिए इसका उपयोग करती है कि लोग किसी नए कानून से खुश हैं कि नाराज हैं, कि कानून से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसको जानने के लिए कानूनी संदर्भ में सेंटीमेंट्स एनालिसिस करने के लिए सरकारें जो है भेजती हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका टॉपिक मॉडलिंग का टेक्स्ट एनालिसिस में क्या उपयोग होता है। 18 नंबर, टॉपिक मॉडलिंग का टेक्स्ट एनालिसिस में उपयोग होता है बड़े टेक्स्ट संग्रह में छुपे हुए विषयों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग हिडन थीम्स और टॉपिक्स अक्रॉस लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटीमेंट्स एनालिसिस के आउटपुट का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे। 19 नंबर प्रश्न है आपका, सेंटीमेंट्स एनालिसिस के आउटपुट का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। लेबल जैसे पॉजिटिव, निगेटिव या न्यूट्रल टूल जो होते हैं यही करते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह तकनीक किसी वाक्य को पढ़ करके उसे एक कैटेगरी में, सकारात्मक कैटेगरी में, नकारात्मक कैटेगरी में या तटस्थ कैटेगरी में डाल देती है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न सेंटीमेंट एनालिसिस क्या है। सेंटीमेंट एनालिसिस जो होता है लेबल जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल टूल में होता है, वो तो आपके ऊपर मैंने बता दिया। सेंटीमेंट एनालिसिस जो होता है डेटा टेक्स्ट में भावनाएं या राय पहचानता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट डेटा में भावनाएं या राय को पहचानना सेंटीमेंट्स एनालिसिस होता है, जो सरकारें करती किसी कानून के लागू होने के बाद में। 21 नंबर क्वेश्चन से, एआई कैसे कई दस्तावेजों में लेखन शैली की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, बताएं। सेंटीमेंट एनालिसिस क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एआई कैसे कई दस्तावेजों में लेखन शैली की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। तो बी ऑप्शन लगा देंगे, एक विशेष टोन या शैली का विश्लेषण कर उसकी नकल करके कर लेता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपका चुका महोदय। प्रश्न है, एसईओ अनुकूलित कंटेंट लिखने वाला एआई टूल कौन सा है। 22 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एसईओ अनुकूलित कंटेंट लिखने वाला एआई टूल कौन सा है, तो होता है आपका जैस्पर एआई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार से क्या है, एसईओ यानी कि एसईओ मतलब क्या होता है, जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, जैस्पर एक विशेष राइटिंग असिस्टेंट है जिसे मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ट्रेंड जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ताकि जैसे कि वो सर्च में आए चीजें आपकी। 23 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, कंटेंट सारांशण में एआई का क्या लाभ होता है। कंटेंट सारांश में एआई का लाभ होता है कि मुख्य बिंदु निकालता है और लंबी सामग्री को छोटा करके बताता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, व्यावसायिक लेखन जैसे ईमेल और रिपोर्ट के लिए विशेष एआई टूल कौन सा है। 24 नंबर बताएं, व्यावसायिक लेखन, ईमेल या रिपोर्ट लेखन के लिए विशेष एआई टूल होता है आपका कौन सा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामरली। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामरली ना सिर्फ स्पेलिंग ठीक करता है बल्कि ईमेल की टोन यानी प्रोफेशनल है या फ्रेंडली है उसको सुधारने में मदद भी करता है। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, गैर देसी अंग्रेजी बोलने वालों के लिए एआई लेखन कैसे सहायता करता है। 25 नंबर, तो गैर देसी अंग्रेजी बोलने वालों के लिए एआई जो मदद करता है, सहायता करता है, बेहतर शब्द चयन और वाक्य संरचना सुधार करके या सुझा करके मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 26 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, ब्लॉग पोस्ट आइडिया और आउटलाइन बनाने में मदद करने वाला एआई टूल कौन सा है। 26 नंबर, ब्लॉग पोस्ट आइडिया और आउटलाइन बनाने में मदद करने वाले एआई टूल इनमें से हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैट जीपीटी एक बहुमुखी टूल है जो किसी भी विषय पर ब्लॉग की रूपरेखा और नए विचार तुरंत दे सकता है। चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछेंगे कि हमको ये करना है तो इसके लिए हमको कुछ बताइए, तो चैट जीपीटी बता देगा। गूगल जेमिनाई भी आपको बता देगा। ठीक है, ये सब ऐसे एप्लीकेशन है जो आप कुछ भी पूछेंगे आपको बता देगा। आप ये यहाँ तक पूछे कि हमारी शादी कब होने वाली, वो भी आपको बता देगा। हम इतने बजे इतने समय पैदा हुए थे, हमारी ज्योतिष कुंडली निकाल दीजिए, वो भी आपको बता देगा। ठीक है, सब कुछ बताएगा आपको। 27 नंबर क्वेश्चन से, अकादमिक लेखन में एआई का सामान्य उपयोग क्या है। 27 नंबर, अकादमिक लेखन में एकेडमिक राइटिंग में एआई का सामान्य उपयोग होता है, उदाहरण और संदर्भ जनरेट करता है। ये बहुत जबरदस्त चीज़ है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीसिस या रिसर्च पेपर लिखते समय बिब्लियोग्राफी बनाना कठिन होता है, एआई इसे ऑटोमेटिक तरीके से सही जो है फॉर्मेट में लिख देता है एक जबरदस्त तरीके से। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, एआई लेखन टूल की कौन सी सुविधा टेक्स्ट को पुनर्लेखन करते समय मूल अर्थ बनाए रखती है। 28 नंबर, एआई लेखन टूल की कौन सी सुविधा टेक्स्ट को पुनर्लेखन करते समय मूल अर्थ बनाए रखती है, तो पुनर्लेखन या पैराफ्रेजिंग जिसको कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें शब्दों को बदल दिया जाता है लेकिन वाक्य का मतलब वही रहता है। यह चोरी से बचने के लिए एक तरीका होता है पुनर्लेखन का, ताकि आपको साहित्यिक चोरी का इल्जाम ना झेलना पड़े, क्योंकि अगर आप किसी का कंटेंट चुराते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है।
29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लिखित सामग्री में व्याकरण और वर्तनी सुधारने में एआई कैसे मदद करता है, बताएं। 29 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लिखित सामग्री में व्याकरण और वर्तनी सुधारने में एआई जो होता है कैसे मदद करता है, तो वास्तविक समय यानी रियल टाइम में सुधार और सुझाव प्रदान करके मदद करता है। 29 नंबर का बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, रचनात्मक लेखन जैसे कहानी या कविता जनरेट करने के लिए सबसे उपयुक्त एआई टूल कौन सा इनमें से है, जिससे आप कहानी वगैरह लिखवा सकते हैं या कविता लिखवा सकते हैं। तो आप चैट जीपीटी से जो है चैट जीपीटी जो है ये बहुत सुंदर कविताएं और काल्पनिक कहानियां भी आपके लिए लिख सकता है। तो अगर आप कहानी लिखने के शौकीन हैं और चाहते हैं आपकी कहानी कोई लिखे या आप कविता लिखने के शौकीन हैं, तो अच्छे अच्छे शब्द आप चैट जीपीटी से मंगवा सकते हैं, वो आपको लिख करके कविता भी दे देगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एआई टूल रियल टाइम में पाइथन कौन स्निपेट जनरेट कर सकता है, बताएं। इनमें से कौन सा एआई टूल रियल टाइम में पाइथन कोड स्निपेट जनरेट कर सकता है, तो कौन कर सकता है, चैट जीपीटी और गिट हब कैपिलोट, ये दोनों कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी दोनों कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी और गिट हब कॉपलियोट दोनों ही शक्तिशाली एआई मॉडल हैं जो प्रोग्रामिंग कोड लिखने में सक्षम है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चैट जीपीटी एक सामान्य एआई है जो कोड भी लिख सकता है, जबकि जो गिट हब कॉपिलोट है विशेष रूप से कोड लिखने के लिए बनाया गया है वो। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, डीप सीक किस प्रकार के एआई मॉडल से संचालित होता है। डीप सीक, डीप सीक जो होता है बेटा ये बड़ा भाषा मॉडल यानी एलएलएम जिसको आप कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा भाषा मॉडल के लिए होता है ये, ठीक है। डीप सीक एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो विशाल मात्रा में टेक्स्ट डेटा पर आधारित है। यह इंसानों की तरह भाषा समझने और उत्तर देने में सक्षम होता है। डीप सीक। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, डीप सीक किसी को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। डीप सीक उसी को कहते हैं, ठीक है, इसमें कई सारी चीजें होती हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो कौन सा एआई टूल विशेष रूप से डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स के लिए है। 33 नंबर बताएं, कौन सा एआई टूल विशेष रूप से डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स के लिए है, तो वो है आपका गिट हब कॉपिलोट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या करता है, चैट जीपीटी भी कोड लिखता है, लेकिन जो गिट हब कॉपिलोट है सीधे कोड एडिटर है, जैसे बीएस कोड के अंदर काम करने के लिए बनाया गया है, जिससे यह डेवलपर्स की पहली पसंद होता है आपका गिट हब कॉपिलोट। बाकी चैट जीपीटी जो है वो बाद में आता है। 34 नंबर क्वेश्चन से, चैट जीपीटी सीखने और शिक्षा में कैसे सहायता करता है। चैट जीपीटी सीखने और शिक्षा में अभ्यास प्रश्न और व्याख्याएं जनरेट करके आप इसका सहायता ले सकते हैं। आप चाहें तो चैट जीपीटी से, गूगल जेमिनाई से आप किसी भी टॉपिक के बारे में बढ़िया नोट्स तैयार कर, मतलब बढ़िया तरीके से एक नोट्स लिखवा सकते हैं, उसको आप जो है आराम से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर जा करके गूगल पर आपको कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप चैट जीपीटी पर लिखेंगे या गूगल जेमिनाई पर लिखेंगे कि हमको भाई इस पर बढ़िया सरल भाषा में नोट्स लिख करके दीजिए किसी टॉपिक पर, तो आपको उस टॉपिक पर नोट्स लिख करके तैयार करके आपको दे देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोले आपके 4-5 वो भी बना देगा, 10-20 क्वेश्चन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आप जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ को आसानी से चीज़ों को अपनी तैयारी कर सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा एआई टूल माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों जैसे विजुअल स्टूडियो के साथ सीधे एकीकृत होता है। 35 नंबर फटाफट से आप बताएंगे, कौन सा एआई टूल माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों जैसे विजुअल स्टूडियो के साथ सीधे एकीकृत यानी इंटीग्रेट होता है, वो होता है आपका गिट हब कपलोट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 36 नंबर क्वेश्चन से, डीप सीक की एक प्रमुख विशेषता क्या है। डीप सीक की एक प्रमुख विशेषता यह है कि लंबे संदर्भ की समझ और दस्तावेज का विश्लेषण करता है ये। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एआई टूल शोध आधारित प्रश्नों का उत्तर देने और दस्तावेजों का सारांश बनाने के लिए बेहतर है, यानी रिसर्च वगैरह के लिए ये जरूरी होता है, इनमें से कौन सा। 37 नंबर उसको बोलेंगे डीप सीक, गहरी विश्लेषण क्षमता की वजह से जो रिसर्च वाले व्यक्ति हैं उनके लिए डीप सीक काफी प्रभावी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 37 नंबर का डीप सीक, 37 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है,
38 नंबर क्वेश्चन आपका चुका महोदय। प्रश्न है गिट हब कपिलोट कोपिलोट किस चीज में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये कोड स्वचालित रूप से लिखने के लिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। कोड स्वचालित रूप से लिखना ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार से इसका मुख्य काम है ऑटो कंप्लीट की तरह है, जो प्रोग्रामर के अगले कदम का अनुमान लगा करके कोड आगे का लिख देता है। 39 नंबर क्वेश्चन चैट जीपीटी किस कंपनी ने विकसित किया है? 39 नंबर चैट जीपीटी को ओपन एआई ने विकसित किया है। ओपन एआई ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की एक कंपनी है उसने बनाया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने भारी निवेश भी किया है चैट जीपीटी में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसमें निवेश किया किसमें? चैट जीपीटी के अंदर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चैट जीपीटी का मुख्य उपयोग क्या होता है बेटा, बताएंगे? चैट जीपीटी का प्रमुख उपयोग या मुख्य उपयोग क्या होता है? चैट जीपीटी की जो है जो उपयोग होता है, ये मानो जैसे टेक्स्ट उत्तर जनरेट करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैट जीपीटी जो होता है ये एक प्रकार से कंजर्वेशनल एआई है, जिसका मुख्य काम बातचीत करना और टेक्स्ट के रूप में जानकारी देना होता है। जैसे आप पूछेंगे हेलो चैट जीपीटी क्या हाल है, तो बताएगा बढ़िया है, आप बताएं कैसे हैं। आप पूछेंगे क्या मेरी प्रेमिका आप मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बोलेगा आप अपनी प्रेमिका का नाम बताएं, आपको ऐसे मिलेगी। ठीक है, आप ऐसे कुछ भी बोलेंगे तो आपको बता देगा। ठीक है, आप चाहे तो उसको बोल करके भी आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ भी उससे पूछेंगे वो आपको सुना करके देगा। जैसे कि मैं आपकी थोड़ा सा एक सुनाता हूँ। जैसे मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा चैट जीपीटी से सुनाऊँ गूगल जेमिनाई से? चलो गूगल जेमिनाई सुनाता हूँ। हेलो गूगल जेमिनाई कैसे हो, मैंने लिख करके भेज दिया है। ठीक है, अभी वो लिख करके आएगा उधर से। वो लिखा नमस्ते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया, आप कैसे हैं? जैसा कि आपने पहले बताया कि मैं आपके निर्देश अनुसार वो आपको लिख करके भेज रहा है। ठीक है, मैं आज आपसे कुछ पूछूंगा नहीं, बस आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा कि आप कौन हैं, क्या बात, थोड़ा गपशप करने के लिए आपसे बातचीत कर रहा हूँ। थोड़ा गपशप करना है। अभी वो लिख करके भेज रहा है। बिल्कुल गपशप करना मुझे भी पसंद है। वो लिख करके भेज रहा है। ठीक है, अब इसको मैं पढ़वाता बुलवाता हूँ आपको, अभी बोलेगा। अच्छा, इसमें बोलने की सुविधा नहीं है क्या? नहीं बोलेगा ये, देखो। गपशप करना तो मुझे भी पसंद है। चलिए थोड़ा अपने बारे में विस्तार से बताता हूँ कि मैं असल में हूँ कौन। मैं कौन हूँ? मैं जेमिनी हूँ, जो गूगल द्वारा विकसित एक उच्च स्तर का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। आप मुझे अपना एक ऐसा डिजिटल दोस्त या सहयोगी समझ सकते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा है। मैंने इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों किताबों, लेखों और जानकारियों से सीखा है। बहुभाषी है, जैसे कि आप कहेंगे। देखा आपने, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं दुनिया की लगभग हर भाषा। दुनिया की सारी भाषाओं को समझ सकता है ये, और बढ़िया तरीके से आपको। यहाँ तक कि आपके साथ भविष्य की योजनाएं भी बना सकता हूँ। मेरी पर्सनैलिटी कैसी है? ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। तो एआई टूल जो होता है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टूल माना गया है, और ये कहीं ना कहीं पे आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल सारी चीज़ें आप, तो आप इससे जो भी पूछेंगे आपको बढ़िया तरीके से बताएगा, गुस्सा नहीं करेगा। जैसे आपका टीचर आप बार बार पूछते तो आपसे गुस्सा करता है, आप इससे बताओ भैया थोड़ा सरल भाषा में बताओ। चैट जीपीटी से पूछो चाहे गूगल जेमिनाई से, तो कहेगा हाँ भैया आप रुको इंतजार करो, हम आपका बहुत बढ़िया तरीके से बताइए। जौने भाषा में पूछो वही भाषा में बताए। ठीक है, तो ये मानो जैसे टेक्स्ट उत्तर देता है, बढ़िया तरीके से उत्तर देगा। मन कहे तो सुन लो, मन कहे तो जैसे कर लो। ठीक है, तो अब मैंने आपको थोड़ा सा सुनवा भी दिया है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका रिसर्च रैबिट शोध को कैसे बेहतर बनाता है? रिसर्च रैबिट, रिसर्च रैबिट जो होता है ये ईमेल आधारित खाता हो, ये क्या होता है बेटा, ये कैसे मदद करता है? ये संबंधित पेपर और लेखकों को जोड़ करके मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिसर्च रैबिट जो होता है यह एक टूल, एक खोज इंजन की तरह काम करता है, जो आपके विषय से जुड़े अन्य शोध पत्रों रिसर्च पेपर्स को ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। रिसर्च रैबिट का उपयोग करने के लिए किस प्रकार का खाता चाहिए? 42 नंबर, रिसर्च रैबिट का उपयोग करने के लिए आपको ईमेल आधारित खाता चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। रिसर्च रैबिट आपको क्या करने देता है? रिसर्च रैबिट की अगर बात की, 43 नंबर प्रश्न है, रिसर्च रैबिट जो है आपको शोध संबंधों का विजुअलाइजेशन करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एक नक्शे जैसा चित्र बना करके दिखाता है कि अलग अलग रिसर्च पेपर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, सब कुछ आपको बताता है।
44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न रिसर्च रैबिट कौन सा विजुअलाइजेशन प्रदान करता है? तो ये एक प्रकार से नेटवर्क ग्राफ आपको तैयार करके देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन से रिसर्च रैबिट कैसे ट्रैक करने में मदद करता है? रिसर्च रैबिट जो होता है ये किसे ट्रैक करने में मदद करता है? तो ये पेपर उद्धरण और संबंधित कार्यों को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्या रिसर्च रैबिट में आप कलेक्शन बना सकते हैं? 46 नंबर, क्या रिसर्च रैबिट में आप कलेक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी यस। क्लियर। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन से रिसर्च रैबिट पेपर एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा इनपुट मांगता है? 47 नंबर बताएं। रिसर्च रैबिट पेपर एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा इनपुट मांगता है? लेखक का नाम और पेपर का शीर्षक ये मांगता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन से रिसर्च रैबिट की कौन सी विशेषता इसे अनोखा बनाती है? तो रिसर्च रैबिट की कौन सी विशेषता इसे अनोखा बनाती है? शोध पत्रों का दृश्य अन्वेषण, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इसको अनोखा बनाता है। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, रिसर्च रैबिट किसके लिए सबसे उपयोगी होता है? 49 नंबर, रिसर्च रैबिट शोधकर्ताओं और छात्रों दोनों के लिए उपयोगी होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखें महोदय, प्रश्न है रिसर्च रैबिट का मुख्य उपयोग क्या होता है? रिसर्च रैबिट जो होता है इसका मुख्य उपयोग होता है शोध पत्रों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, शोध पत्रों का पता लगाता है। ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है नए और संबंधित रिसर्च पेपर्स को ढूंढना। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 51 नंबर क्वेश्चन से गूगल शीट्स में चार्ट डालने के लिए आप कहाँ क्लिक करते हैं? 51 नंबर, गूगल शीट्स में चार्ट डालने के लिए आप क्लिक करते हैं इंसर्ट इज लेस देन इज ग्रेटर देन चार्ट, यानी बी ऑप्शन इसका जो दिया है यही करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। गूगल शीट्स में कोई भी नई चीज, इमेज, चार्ट, फंक्शन जोड़ने के लिए इंसर्ट मेन्यू का उपयोग किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गूगल शीट्स के लिए गूगल शीट्स किस लिए उपयोग किया जाता है? गूगल शीट्स का उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट बनाने और संपादित करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑनलाइन विकल्प होता है ये। ठीक है, गूगल शीट जिसका उपयोग डेटा गणना और टेबल बनाने में किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, टेबल टेबल पब्लिक एआई का उपयोग उपयोगकर्ताओं की कैसे मदद करता है? तो टेबल्यू पब्लिक एआई का उपयोग उपयोगकर्ताओं की कैसे मदद करता है? तो ये डेटा सेट के आधार पर डेटा कनेक्शन और विजुअल सुझाव देकर के मदद करता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है टेबल पब्लिक किस लिए उपयोग किया जाता है? तो टेबल पब्लिक जो होता है ये इंटरेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन बनाने और साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा क्षेत्र असंरक्षित असंरक्षित डेटा का भारी उपयोग करता है? 55 नंबर, कौन सा क्षेत्र असंरक्षित डेटा का भारी उपयोग करता है? तो वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं यही करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से असंरचित डेटा का स्रोत कौन सा है? 56 नंबर, असंरचित डेटा का स्रोत होता है ग्राहक सेवा कॉल रिकॉर्डिंग का फोल्डर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पारंपरिक डेटा विश्लेषण उपकरणों से विश्लेषण करने के लिए कौन सा फॉर्मेट आसान होता है? पारंपरिक डेटा विश्लेषण उपकरणों से विश्लेषण करने के लिए कौन सा फॉर्मेट आसान होता है? तो संरचित डेटा, ये फॉर्मेट जो है जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, असंरचित डेटा का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? असंरचित डेटा का सबसे अच्छा वर्णन होता है बिना किसी विशेष संरचना वाला डेटा, जैसे ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से संरचित डेटा का उदाहरण कौन सा है? 59 नंबर, निम्नलिखित में से संरचित जो है डेटा का उदाहरण इनमें से होता है डेटाबेस में एक टेबल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, डेटाबेस में एक टेबल। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से 60 नंबर, 60 नंबर क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन का ही श्रृंखला था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का फुल फॉर्म है। ठीक है, संदर्भ में डेटा क्या है? तो इसके संदर्भ में डेटा क्या होता है? तो कच्चे तथ्यों, यानी कच्चे तथ्यों का संग्रह, कच्चे जो तथ्य होते हैं उनका संग्रह है जो एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एआई को सिखाने के लिए जिस जानकारी, टेक्स्ट, इमेज या नंबर्स का उपयोग होता है उसे ही डेटा कहा जाता है, उसी को कच्चा चिट्ठा कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अच्छा, एक्स्ट्रा मतलब कि जो संरचित डाटा होता है ये क्या होता है? जैसे एक्सेल, एसक्यूएल, टेबल्स ये सब होते हैं, ठीक है? अनस्ट्रक्चर्ड जो डाटा होता है वो असंरचित डाटा, वीडियो, ऑडियो, ईमेल्स ये सब असंरचित होते हैं। अच्छा, एलएलएम क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो एआई जो भाषा को समझता है, जैसे चैट जीपीटी जो होता है वो एलएलएम के अंतर्गत आता है। इस तरीके से आपने चीज़ों को समझ लिया, इसका आंसर की भी साथ में ही लगा हुआ है, यह बात आप देख रहे होंगे। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएँगी, तो अगर आप बीए में हैं, अच्छा बीएससी बीकॉम का तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, उसका को-करिकुलर का मिल जाएगा, ठीक है? और इन सभी का मिल जाएगा नोट्स, मतलब कि ऑब्जेक्टिव का पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको, ठीक है? मात्र ₹50 फीस में आपको मिल जाएगा, 9984 039 139 पर अगर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करते हैं, तो मात्र ₹50 फीस में आपको को करिकुलर का मिल जाएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। को करिकुलर में आपको सेकंड सेमेस्टर, मतलब आप अगर 4th सेमेस्टर में है, सेकंड में है, किसी भी सेमेस्टर में, तो आपको मिल जाएगा मात्र ₹50 फीस में। और ये भी आपको मैं भेज दूँगा, यानी को करिकुलर का और वोकेशनल वगैरह का, अगर ये एआई वाला है तो इस पीडीएफ को मैं भेज सकता हूँ। बाकी बीए वाले बच्चों के लिए व्यवस्थित है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम करके भेज दीजिएगा। 4th सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, मात्र ₹100 फीस में आपके लिए सेकंड सेमेस्टर की फीस ₹100 है। उसमें सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा विथ आंसर शीट, आपको ऑब्जेक्टिव का भी मिलेगा, ठीक है? और लिखित का भी, सभी का मिल जाएगा। और चाहे 4th सेमेस्टर में, तब भी आपके लिए ₹100 ही फीस है। जैसे आप इसके अंदर पे, मतलब जैसे आप इस एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र ₹100 फीस जमा कर देना। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलता रहेगा। वैसे वीडियोज़ आपको शुक्ला आईडी पॉइंट हमारे दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएगा बहुत सारा। लेकिन जो आपका को करिकुलर मास्टर चैनल है, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर आपको बहुत कम वीडियोज़ मिलती हैं। लेकिन हाँ, इस पर आपको जो भी वीडियोज़ मिलेंगी, को करिकुलर की जितनी वीडियोज़ होगी, सब इस पर आपको मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव की कम से कम पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत-बहुत धन्यवाद।